बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज हम चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर के जो MCQs क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेटिक पोल्स के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अनलाइक पोल्स रिपेल, like poles attract, magnetic poles do not affect each other, a single magnet pole does not exist। तो इसमें जो लास्ट ऑप्शन है, सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कभी भी नहीं होता। अनलाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल नहीं करते, अट्रैक्ट करते हैं। लाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, रिपेल करते हैं। और जो तीसरा ऑप्शन है, मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट अफेक्ट ईच अदर, तो ये भी हमारे पास क्या है कि ऐसा नहीं होता, वो इफेक्ट करते हैं। अ सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट इफेक्ट, ये इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी डायरेक्शन क्या होगी। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, फ्रॉम साइड टू साइड, देयर आर नो मैग्नेटिक लाइंस। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, फ्रॉम साउथ पोल टू साउथ नॉर्थ, ये हमारे पास ठीक होगा। ये बेसिकली साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होगा जहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय। मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रेजेंस है वो कैसे डिटेक्ट की जाती है, तो उसको हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक कंपास। उसकी मदद से हम जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी डायरेक्शन डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। फोर्थ, इफ द करंट इन ए वायर विच इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज द फोर्स ऑन द वायर। यानी कि अगर हम करंट इंक्रीज करते हैं वायर में जो कि परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो क्या होगी, तो फोर्स बेसिकली इंक्रीज करेगी। क्योंकि जो फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है वो उनमें जिन फैक्टर्स पे वो डिपेंड कर रही होती है उनमें से एक फैक्टर जो उस वायर में से करंट गुजर रहा होता है वो भी है। तो जब हम करंट इंक्रीज करेंगे तो जो फोर्स होगी वो भी इंक्रीज कर जाएगी। और फिफ्थ ऑप्शन है, ए डीसी मोटर कन्वर्ट्स। डीसी मोटर क्या काम करती है, डीसी मोटर बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जब हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। 6 MCQs है, which part of a DC motor reverses the direction of current through the coil every half cycle। कौन सा पार्ट DC मोटर का कन्वर्ट करता है, चेंज करता है किस चीज़ की, जो करंट की डायरेक्शन होती है कॉयल के अंदर उसको। यानी कि कॉयल के थ्रू जो करंट की डायरेक्शन है वो कौन सा पार्ट चेंज करता है हर हाफ साइकिल के बाद। तो इसका ऑप्शन द कम्यूटेटर है। वो अब डीसी मोटर के जब हम डीसी मोटर को डिटेल से डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको बताऊंगा कि कम्यूटेटर कैसे चेंज करता है यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को। लेकिन आपने यहाँ पे ये ऑप्शन बी याद रखना है कि जो डीसी मोटर है उसमें जो कम्यूटेटर लगा होता है वो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता है हर हाफ साइकिल के बाद। 7 MCQs है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन ए सर्किट इज इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ। जो डायरेक्शन है इंड्यूस्ड EMF की सर्किट में वो बेसिकली किस चीज़ के अकॉर्डेंस होती है, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डेंस होती है। इसको भी हम क्वेश्चंस में देखेंगे। MCQs 8, द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बेसिकली इंक्रीज करता है इनपुट वोल्टेज को। यानी कि हम जितनी इसको इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे वो इसको इंक्रीज करके आउटपुट पे हमें देगा। इसके बाद 9th MCQs है, द टर्न रेशोज ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर 10। इट मीन्स टर्न रेशोज 10 है किसी भी ट्रांसफार्मर की, तो उसका मतलब ये है कि उसकी सेकेंडरी कॉइल इक्वल होंगी 1/10 प्राइमरी कॉइल्स के। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो डी है वो ठीक होगा। इसके बाद हम इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है 15.1, डिमॉन्स्ट्रेट बाय एन एक्सपेरिमेंट दैट अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। हमने एक्सपेरिमेंट की मदद से ये बताना है कि जो मैग्नेटिक किसी भी वायर में से करंट गुजर रहा हो, करंट कैरिंग कंडक्टर हो, तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है।
तो बेसिकली हमने क्या करना है, एक स्ट्रेट वायर लेनी है, ट्रे का कंडक्टर वायर, और उसको पास करेंगे एक कार्डबोर्ड के थ्रू। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वायर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये हमने बैटरी के साथ इस वायर को कनेक्ट कर दिया है। ये वायर इस कार्डबोर्ड के अंदर से गुजारी गई है। तो हम देखेंगे कि जो करंट है वो इस वायर के अंदर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा। The lines of force of the magnetic field produced around the wire would be in the form of concentric circles। तो जो इसके गिर्द लाइंस प्रोड्यूस हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो किस डायरेक्शन में होंगी, वो इन सर्कल प्रोड्यूस होंगी। यानी कि उनकी जो ओरिएंटेशन होगी वो, या उनकी जो डायग्राम प्रोड्यूस होगी, बनेगी, वो किस फॉर्म में होंगे, वो सर्कल की फॉर्म में होंगे। अगर हम क्या करें कि कंपस नीडल रखें जहाँ पे इस वायर के नज़दीक, तो उसको हम पॉइंट आउट करें, उसके डायरेक्शन देखें, तो वो भी हमें हर पॉइंट पे एक सर्कल ही प्रोवाइड करेगी। यानी कि अगर कंपास जहाँ पे रखा है तो उसकी डायरेक्शन ये शो की गई है, यहाँ पे रखा है तो ये शो की गई है। हम जहाँ पे भी रखेंगे उन कंपास की मदद से अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो बेसिकली क्या होगा, एक सर्कल प्रोड्यूस होगा। हम जिस भी जगह पे रख के चेक करेंगे सर्कल्स ही प्रोड्यूस होंगे। If we place a compass needle at different points in the region of the magnetic field, it will align along the direction of the magnetic field। यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा तो सर्कल्स प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कल होती है। Also, if we sprinkle some iron flings on the cardboard around the wire, they will align themselves in concentric circles in the clockwise direction। तो अगर हम इसी तरह क्या करेंगे, आयरन फ्लिंग्स बखेर दें यहाँ पर इस कार्डबोर्ड के ऊपर, और उसके बाद इस वायर में से जब इसको कनेक्ट किया जाए बैटरी के साथ, तो आप देखेंगे कि जो आयरन फ्लिंग्स हैं वो भी क्या करती हैं, सर्कल की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इफ़ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अब हम क्या करें कि अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें, यानी कि बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी गई है। पहली डायग्राम में नेगेटिव टर्मिनल ऊपर था और पॉजिटिव नीचे था, अब यहाँ पे पॉजिटिव ऊपर कर दिया है और नेगेटिव नीचे कर दिया है। तो जो पोलैरिटी है वो चेंज हो गई है। पहले करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा था, अब जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट बाय रिवर्सिंग द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, द कंपास नीडल आल्सो रिवर्सेस दिस डायरेक्शन। जो कंपास होगा वो भी अपने जो उसकी डायरेक्शन है वो चेंज कर देगा। यानी कि पहले यहाँ पे जो डायरेक्शन थी वो एंटी क्लॉकवाइज थी, तो अब जहाँ पे देखें कि क्लॉकवाइज है। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल अलाइन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाएंगी। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज स्ट्रॉन्गर नियर द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड वीकर फर्दर अवे फ्रॉम इट। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ पे प्रोड्यूस होंगी वो वायर के नज़दीक स्ट्रॉन्ग होंगी, यानी कि सर्कल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा, जो ये जाहिर करेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। और जो हम दूर जाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वीक होती जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15.2। स्टेट एंड एक्सप्लेन द रूल बाय विच द डायरेक्शन ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डिटरमाइंड। कि हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है और स्टेट करना है डायरेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, जो कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस प्रोड्यूस होंगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गवर्न्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन को हम कैसे पता कर सकते हैं, जो करंट फ्लो कर रहा होगा कंडक्टर से उसकी मदद से। वी यूज राइट हैंड ग्रिप रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। हम क्या करते हैं, राइट हैंड ग्रिप रूल यूज़ करते हैं करंट के जो वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुकी हैं उनकी डायरेक्शन को देखने के लिए। तो राइट हैंड ग्रिप रूल है क्या, ग्रास्प अ वायर विद योर राइट हैंड सच दैट योर थंब पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट। हमने वायर को अपने हाथ में पकड़ना है इस डायरेक्शन में कि हमारा जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा हो। देन द कर्ली फिंगर्स ऑफ योर हैंड विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे हाथ की जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट इसमें देखें तो बेसिकली इस वायर में करंट नीचे से ऊपर की तरफ इंडिकेट हो रहा होगा, मूव कर रहा होगा। इस वजह से हमने थंब की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन में रखी।
राइट हैंड की, तो हमारा जो फिंगर्स होंगी, कर्लिंग फिंगर्स, वो किस चीज़ की डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगे? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है उस चीज़ को इंडिकेट करेंगे। तो हम राइट हैंड यूज़ करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी डायरेक्शन का पता लगाने के लिए, और उसके लिए हमें करंट की डायरेक्शन का मालूम होना ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15.3, यू आर गिवन एन अनमार्क्ड मैग्नेटाइज्ड स्टील बार एंड बार मैग्नेट, इट्स नॉर्थ एंड साउथ एंड्स आर मार्क्ड एन एंड एस रिस्पेक्टिवली, स्टेट हाउ वुड यू डिटरमाइन द पोलैरिटी एट ईच एंड ऑफ द अनमार्क्ड बार। क्या आपको एक अनमार्क्ड बार दिया गया है, एक ऐसा बार जो है तो मैग्नेट लेकिन उसके ऊपर पोलैरिटी शो नहीं की गई कि कौन सा नॉर्थ है और कौन सा साउथ पोल है, और इसके अलावा एक मैग्नेट आपको ऐसा दिया गया है जिसके ऊपर पोलैरिटी शो की गई है कि ये साइड इसकी नॉर्थ पोल है और ये साइड साउथ पोल है। तो हमने ये बताना है कि जो अनमार्क्ड मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है। सस्पेंड द अनमार्क्ड बार मैग्नेट बाय अ थ्रेड फ्रॉम इट्स सेंटर, जो अनमार्क बार मैग्नेट होगा उसको हम एक थ्रेड की मदद से हम उसको हैंग कर देंगे। ये अनमार्क मैग्नेट है, उसको थ्रेड की मदद से हम क्या करेंगे, हैंग कर देंगे। ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ द मार्क्ड बार मैग्नेट नियर वन एंड ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट, हम दूसरा बार मैग्नेट जिसके ऊपर नॉर्थ और साउथ पोल लिखा होगा उसको हम इस अनमार्क्ड मैग्नेट के नज़दीक लेकर आएंगे। रिपल्जन विल शो दैट दिस एंड इज नॉर्थ पोल ऑफ द अनमार्क्ड बार मैग्नेट, हम बारी बारी दोनों एंड्स के नज़दीक लेकर जाएंगे, तो जो हिस्सा है मैग्नेट का, इस अनमार्क्ड बार मैग्नेट का जो हिस्सा है जो इसको रिपेल करेगा वो साइड कौन सी होगी, वो बेसिकली नॉर्थ पोल होगी। रिपल्जन विल शो दिस एंड इज द नॉर्थ पोल, अट्रैक्शन विल शो इट्स साउथ पोल, और अगर वो हिस्सा जो है मैग्नेट का वो इसके साथ अट्रैक्ट होता है तो इसका मतलब है ये साउथ पोल है, क्योंकि हम जब नॉर्थ पोल को नज़दीक लेके आएंगे तो ये साउथ पोल होगा तभी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15.4 है, व्हेन ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है। स्टेट द रूल बाय विच द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स कैन बी फाउंड आउट, हमने वो रूल बताना है कि जिसकी मदद से हम क्या करें, उसकी डायरेक्शन बता सकें फोर्स की। तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन ए मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाउंड बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जो फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर पे अप्लाई हो रही होगी मैग्नेटिक फील्ड में, उसको हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की मदद से फाइंड कर सकते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है क्या? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्ट्रेच द थंब, फोरफिंगर एंड द मिडल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपने अपने लेफ्ट हैंड की जो लेफ्ट हैंड का थंब है, फोर फिंगर है और मिडल फिंगर है, इनकी शेप कुछ ऐसे बनानी है कि इन तीनों का एक दूसरे के साथ एंगल 90 डिग्री का हो, एक दूसरे के साथ ये परपेंडिकुलर हो। इफ द फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द मिडल फिंगर in the direction of the current, then the thumb would indicate the direction of the force acting on the conductor। अब क्वेश्चन क्या था कि जो मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस प्रोड्यूस हो चुकी है, तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो किस डायरेक्शन में होगी। यानी कि हमें दो चीज़ों का पता है, एक करंट का और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का। तो हमने अपनी जो फोर फिंगर है इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इंडिकेट करना है, और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं, जो करंट मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में हमने मिडल फिंगर को रखना है। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा थंब होगा वो कौन सी डायरेक्शन शो करेगा, वो डायरेक्शन शो करेगा जिस डायरेक्शन में उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स अप्लाई हो रही होगी। मैं दोबारा बता देता हूं कि हमने अपने हाथ को क्या करना है, हाथ के थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है, और इसके बाद हमने अपनी फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में और जो मिडल फिंगर है उसको करंट की डायरेक्शन में रखना है। तो हमारा थंब इंडिकेट करेगा उस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही होगी उस डायरेक्शन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15.5, स्टेट दैट ए करंट कैरिंग कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। हमने ये बताना है कि जो करंट कैरिंग कॉइल होती है मैग्नेटिक फील्ड में, उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई हो रहा होता है। तो टर्निंग इफेक्ट ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड,
If we place a current carrying loop in the magnetic field, the loop will rotate due to the torque on the coil. This is also the working principle of the electric motors. हम क्या करें कि मैग्नेट के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड, जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली इसमें क्रिएट हो चुकी है। जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रखते हैं तो ये कॉइल क्या करेगी, रोटेट करनी शुरू हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली किस वजह से रोटेट करेगी, टॉर्क प्रोड्यूस होगा इस वजह से। और यही बेसिकली हमारे पास मेन प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक मोटर्स का। फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होगी वो भी बेसिकली यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल की मदद से दोनों पॉइंट्स पे दिखाया गया है। तो अब हम इसको प्रॉपर देखते हैं, इसकी डिटेल देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कंसिडर ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ वायर विद साइड्स पी क्यू एंड आर एस। हमने कंसिडर किया है कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसकी साइड्स क्या हैं, पी क्यू और आर एस, लाइंग परपेंडिकुलर टू द फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ये दो मैग्नेट हैं, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो इनके दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। हमने क्या करना है कि इस मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में क्या रख देना है, ये कॉइल रख देनी है। प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट, मैग्नेट के दरमियान में इस कॉइल को रख दिया। नाउ इफ द एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, और इस कॉइल के जो दोनों एंड्स हैं वो हमने क्या करने हैं, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देने हैं। ए करंट फ्रॉम वन एंड ऑफ द लूप एंड लीव्स फ्रॉम द अदर एंड। तो जो एक करंट होगा वो क्या करेगा, ये कन्वेंशनल करंट शो किया गया है, वो इस लूप के एक सिरे से एंटर होगा और मूव करता हुआ दूसरे सिरे से बाहर आएगा। नाउ अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू ईच साइड ऑफ द कॉइल। The resulting torque due to this couple rotates the loop, and the magnitude of the torque acting on the loop is proportional to the magnitude of the current passing through the loop. कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। हमने लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल को यूज़ करते हुए, इससे पिछली स्लाइड में दिखाया भी गया है कि कैसे आपने लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल को यूज़ करके इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करना है कि किस डायरेक्शन में फोर्स की। तो बेसिकली हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल जहाँ पे इंडिकेट करेंगे कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उस डायरेक्शन में हमने क्या रखना है, अपनी फोर फिंगर। और जो करंट की डायरेक्शन है, ये अगर इस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, अपनी मिडल फिंगर रखेंगे। तो जो थंब होगा वो इंडिकेट करेगा फोर्स को, और फोर्स वहाँ पे अप डायरेक्शन में आएगी, इस पॉइंट पे अप डायरेक्शन में आएगी। और जहाँ पे करंट की डायरेक्शन दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में है उस पॉइंट की निस्बत, तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। वहाँ पे फोर्स अपवर्ड अप्लाई होगी तो यहाँ पे फोर्स डाउनवर्ड अप्लाई होगी। अच्छा, जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो भी किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होगा, जो करंट इसमें से गुजर रहा है उस पर। इफ़ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ लूप्स द टर्निंग इफेक्ट इज ग्रेटली इंक्रीज्ड। ये हमारे पास सिंगल लूप है, अगर हम नंबर ऑफ लूप्स जहाँ पे लगाएं, यानी कि लूप्स की तादाद को इंक्रीज कर दें, तो जो इसके ऊपर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी ग्रेटली इंक्रीज कर जाएगा। वो यानी कि नंबर ऑफ लूप्स पे भी डिपेंड कर रहा होता है जो फोर्सेस पे अप्लाई हो रही होती है। दिस इज़ द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन द इलेक्ट्रिक मोटर्स। ये वो प्रिंसिपल है जो इलेक्ट्रिक मोटर्स में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15.6, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। और डीसी मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी बताना है। तो डीसी मोटर होती क्या है, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डीसी डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर क्या काम करती है, कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं जिसके नतीजे में वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, when a current carrying rectangular coil is placed in a permanent magnetic field, then coil will rotate due to torque. हमने टर्निंग इफेक्ट भी देखा था इससे पिछले क्वेश्चन में। तो सेम वही प्रोसेस के दो मैग्नेट्स हैं, परमानेंट मैग्नेट, और उनके दरमियान में कॉइल रख दी गई है। तो ये क्या करेगी, टॉर्क की वजह से रोटेट करेगी। द सिंपल कॉइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेट कैन नॉट रोटेट इन मोर देन 90 डिग्री। अगर हम क्या करें, एक सिंपल कॉइल रखें तो वो क्या करती है, 90 डिग्री से ज़्यादा वो रोटेट नहीं कर पाती। द फोर्सेस पुश द पी क्यू साइड ऑफ द कॉइल अप एंड द आर एस साइड ऑफ द लूप डाउन until the loop reaches the vertical position। यहाँ पे फोर्स अपवर्ड अप्लाई होगी और यहाँ पे डाउनवर्ड अप्लाई होगी, तो ये जब रोटेट होगी तो 90 डिग्री के एंगल पे आ जाएगी।
यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ जाएगी ये वाली कॉइल। इन दिस सिचुएशन प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड द नेट फोर्स ऑन द कॉइल इज जीरो। जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगी तो नेट फोर्स जो इसके ऊपर अप्लाई हो रही है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगी कॉइल तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स अप्लाई हो रही है वो जीरो हो जाएगी। सो द लूप विल नॉट कंटिन्यू टू टर्न बिकॉज द फोर्सेज आर स्टिल अप एंड डाउन एंड बैलेंस्ड। तो जब उन पॉइंट्स पे हम फोर्स चेक करें तो वो अप एंड डाउन होंगी, तो उस वजह से क्या होगा, वो एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं। तो ये जो कॉइल जो रोटेट कर रही थी इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान में, वो रोटेट करना बंद हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो इसका हल क्या किया जाता है? If we reverse the direction of the current just as the coil reaches its vertical position, अगर हम क्या करना चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि ये कॉइल क्या करे, अगर हम कॉइल के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो रिवर्स कर दें, जब ये कहाँ पे पहुँच जाए, वर्टिकल पोजीशन में आ जाए, ऐसे वर्टिकल पोजीशन में आ जाए, तो क्या हो कि इस कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाए उसी टाइम पे, जिस टाइम पे ये वर्टिकल पोजीशन में आए, तो ये क्या करेगी, ये दोबारा उसी तरह रोटेट करेगी। दिस रिवर्सल ऑफ करंट विल अलाउ द कॉइल टू रोटेट कंटिन्यूसली। तो अगर यानी कि क्या करें, जिस टाइम भी ये कॉइल 90 डिग्री के एंगल पे आ जाए, इसके परपेंडिकुलर आ जाए, तो उस वक्त क्या किया जाए, किसी भी तरीके से इस कॉइल के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो हम रिवर्स कर दें, तो ये कॉइल ऑटोमेटिकली रोटेट करती रहेगी। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? फंक्शन ऑफ ब्रशेज एंड स्प्लिट रिंग की मदद से। ब्रशेज और स्प्लिट रिंग की मदद से हम क्या करते हैं, ऐसा मुमकिन बना सकते हैं। टू रिवर्स डायरेक्शन ऑफ करंट द कनेक्शन टू कॉइल इज मेड थ्रू एन अरेंजमेंट ऑफ ब्रशेज एंड द रिंग दैट इज स्प्लिट इनटू टू हाफ्स कॉल्ड द स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। ये स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर बनाया गया है। बेसिकली ये इसी पर्पस के लिए होता है कि जो ही कॉइल 90 डिग्री के एंगल पर आए तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाए। दो रिंग्स हैं, उनको स्प्लिट किया गया है। जब ये 90 डिग्री के एंगल पे आती है तो ऑटोमेटिकली ये पॉइंट इस रिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये वाला उस रिंग के साथ, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, जिसकी वजह से ये कॉइल क्या करेगी, कंटिन्यूसली रोटेट करती रहेगी। तो ये किस चीज़ का काम होता है? ब्रशेज और स्प्लिट रिंग की मदद से ये पॉसिबल बनाया जाता है कि ये कॉइल कंटिन्यूसली रोटेट करती रहे। The split ring is arranged so that each half of the commutator changes brushes as the coil reaches the vertical position. ये जो स्प्लिट रिंग होते हैं इनकी अरेंजमेंट ऐसे रखी जाती है कि जो ही ये कॉइल वर्टिकल पोजीशन में पहुंचे तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए। सो चेंजिंग ब्रशेज रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द लूप इन ईच हाफ rotation which results in a continuous rotation due to reverse direction of force on each side of the coil. जब वर्टिकल पोजीशन पे जो कॉइल पहुंचेगी और यहाँ से करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो चुकी है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये कॉइल जो है उसके ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उनकी डायरेक्शन भी चेंज होगी, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, कॉइल फिर से रोटेट करने लग जाएगी। तो ये कॉइल क्या करती है, रोटेट करती रहती है कंटिन्यूसली इन ब्रशेज और स्प्लिट रिंग की मदद से। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 15.7। डिस्क्राइब अ सिंपल एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन इंड्यूस ईएमएफ इन ए सर्किट। हमने एक एक्सपेरिमेंट की मदद से ये बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज हो रही होती है तो वो क्या कर देती है, ईएमएफ इंड्यूस कर देती है दूसरे सर्किट में। यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होगी तो उसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली है क्या? The process of generating an induced current in a circuit by changing the number of magnetic lines of force passing through it is called electromagnetic induction। कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करें, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाए सर्किट में, जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करें तो क्या होगा कि उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। हमने क्या किया है, प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एन इंड्यूस्ड करंट, के करंट प्रोड्यूस हो, इंड्यूस्ड हो किसी भी सर्किट में। किस तरह कि जब हम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करें जो कि उस कंडक्टर के पास हो रही हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। ये हम एक्सपेरिमेंट की मदद से देखते हैं। फिगर शोज वन ऑफ द फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स इन विच
करंट इज इंड्यूस्ड बाय मूविंग मैग्नेट इनटू द सोलेनॉइड और आउट ऑफ द सोलेनॉइड। ये डायग्राम में दिखाया गया है कि ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है और उसके साथ एक गैल्वानोमीटर अटैच किया गया है, ये देखने के लिए कि करंट की इसमें से पास होता है या नहीं। तो बेसिकली ये जो डिफ्लेक्शन होगी ये हमें बताएगी कि इसमें से करंट पास हो रहा है। और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक मैग्नेट लेते हैं और उस मैग्नेट को सोलेनॉइड के अंदर या बाहर लेकर आते हैं। मतलब इसकी मदद से क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो चेंज होंगी। तो हम फर्स्ट पॉइंट पे क्या करते हैं, व्हेन द मैग्नेट इज स्टेशनरी नो करंट इज इंड्यूस्ड। जब मैग्नेट एक जगह पे है, स्टेशनरी है, तो कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, इंड्यूस नहीं होगा। तो मैग्नेट ये जो गैल्वानोमीटर है इसके ऊपर इंडिकेशन ज़ीरो रहेगी। सेकंड में हमने क्या करना है, व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड टूवर्ड्स द सोलेनॉइड। अब हम मैग्नेट को सोलेनॉइड की तरफ लेकर जाते हैं। द नीडल ऑफ गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट्स टूवर्ड्स राइट। तो जो गैल्वानोमीटर की नीडल है वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो क्या इंडिकेट कर रही होगी, इंडिकेटिंग दैट अ करंट इज बीइंग इंड्यूस्ड इन द सोलेनॉइड। जो ये शो करेगी कि उस सोलेनॉइड के अंदर करंट प्रोड्यूस हो चुका है, इंड्यूस्ड हो चुका है। When the magnet is pulled away from the solenoid, उसके बाद हम मैग्नेट को सोलिनॉइड से बाहर लेकर आते हैं। The galvanometer deflects towards left। तो गैल्वानोमीटर अब अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। पहले राइट साइड पे डिफ्लेक्ट कर रहा था, तो अब लेफ्ट साइड पे रिफ्लेक्ट करेगा, इंडिकेटिंग दैट द इंड्यूस्ड करंट इन द सोलिनॉइड इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। जो ये शो करेगा कि अब सोलिनॉइड में जो करंट इंड्यूस्ड हुआ है वो अपोजिट डायरेक्शन है उसकी, यानी कि पहले जो डायरेक्शन थी उसके अब अपोजिट डायरेक्शन है। तो इस तरह हम बार मैग्नेट को सोलेनॉइड के करीब या दूर ले जाकर, यानी कि टूवर्ड्स और अवे इसको मूव करवाकर हम इस सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होने की वजह से करंट इंड्यूस्ड करवा सकते हैं। कंक्लूजन इसकी मदद से क्या निकला, फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट्स वी कंक्लूड दैट एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। जब कॉइल और मैग्नेट के दरमियान रिलेटिव मोशन होगी तो उस वक्त क्या होगा, इसमें करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। This phenomena in which an EMF is induced due to the relative motion between the coil and the magnet is called electromagnetic induction। तो इस सारे फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम देते हैं। जहाँ तक इस चैप्टर के 7 शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। बाकी जो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो रिव्यू क्वेश्चंस हैं, वो देखने के लिए आप नेक्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। थैंक यू।